हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सो मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे काफ़ी क्विज क्वेश्चंस कराए जाते हैं जिससे आप अपना रिविज़न कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 फरवरी को आपका एक डे होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस बार की थीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मेन पर्पस क्या है? देखिए, इसका मेन पर्पस जो वेटलैंड्स होते हैं ना, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में ग्लोबली तौर पर अवेयरनेस फैलाना कि वो लोगों के लिए और प्लानट के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। इसके अलावा देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे कमोमरेट करता है। इस दिन रामसर कन्वेंशन जो हुआ था उन वेटलैंड्स पे साइन किया गया था 1971 में ईरान की सिटी रामसर में। तो इसलिए इसका नाम जो है वो रामसर कन्वेंशन रखा गया। तो इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए ये जो दिन है वो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है। आज का कोट देख लेते हैं, चलिए क्या है। गुड मॉर्निंग, मेक पॉजिटिव थॉट्स एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ दिस डे। तो हमेशा अपने माइंड में, हमेशा अपनी लाइफ में ना पॉजिटिव थॉट रखें, क्योंकि जब आप सोचेंगे अच्छा, जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकोगे। तो इसलिए नेगेटिविटी को दूर रखें, पॉजिटिव सोचें और हर एक मूवमेंट को एंजॉय करें। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थोड़े बहुत यूनियन बजट के बारे में। इसके कुछ कुछ मैं पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, अब बजट की बात आती है तो बजट पेश कौन करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, और ये मिनिस्ट्री है निर्मला सीतारमण जी के पास। तो निर्मला सीतारमण जी ने चौथी बार जो है वो बजट पेश किया है। तो लगातार चौथी बार, ये पूछ सकते हैं कि निर्मला सीतारमण जी का ये कौन सा बजट था? तो ये 4th टाइम बजट था। शी रिप्रेजेंटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टैक्स प्रपोजल्स फॉर द फिस्कल ईयर 2022 टू 23। तो देखिए, जो फिस्कल ईयर है ना, ये अप्रैल 2022 से शुरू होकर मार्च 2023 तक चलेगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब बजट पेश होता है तो बजट, ध्यान रखेंगे, 1 फरवरी को बजट पेश हो जाता है। उससे एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज़ किया जाता है। और ये इकोनॉमिक सर्वे कौन रिलीज़ करता है? तो इंडिया के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं प्रेजेंट टाइम में है वी आनंद नागेश्वरन। तो इनके द्वारा इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। तो गवर्नमेंट ने क्या देखा? द गवर्नमेंट सी द इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग एट 8 to 8.5% इन द फिस्कल ईयर 22-23 में, कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ऐसा देख रहे हैं कि 8 से लेके 8.5% तक ये बढ़ेगी। तो ये आपको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग एक वर्ष में जो केंद्रीय बजट है ना, उसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, यानी इसे कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन ये बन सकता है फ्रेंड्स कि ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कहा जाता है? तो आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग ये इस तरीके से पूछ सकते हैं। आगे देखिए, फर्स्ट बजट जो इंडिपेंडेंट इंडिया का पेश किया गया था वो 1947 में पेश किया गया था। तो ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट से पॉइंट है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़रूर बनेगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन के सिलसिले की। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर H.E. एंटोनियो कोस्टा हैज़ बीन री इलेक्टेड? तो ये कौन से देश के हैं प्राइम मिनिस्टर? क्योंकि इन्हें हाल ही में देखिए क्या है, अपॉइंट किया गया है, दोबारा से फिर से अपॉइंट हुए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पोर्तुगल। तो एंटोनियो कोस्टा जो हैं ये पोर्तुगल के फिर से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। और इनकी जो पार्टी, उन्होंने 107 सीट्स पे विजय हासिल करी, यानी इतनी सारी सीट्स इन्होंने जीती है। और अगर हम बात करते हैं एंटोनिया कोस्टा की, तो ये 26 नवंबर 2015 को पावर में आए थे और ये पोर्तुगल के 119वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने थे। और अब इनको दोबारा से रीइलेक्ट किया गया है। पोर्तुगल के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मार्केलो रोबेला दी सोसो, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है लिस्बन। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कौन सी कंट्री है जिसने जो कि पहली बार 1 जून 2023 से बिजनेस प्रॉफिटिंग यानी व्यावसायिक लाभ पर
जो है फेडरल कॉरपोरेट टैक्स को लागू करेगा। तो ये कौन सा देश है जो इस टैक्स को लागू करेगा, यहाँ हमें बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो याद रखेंगे 1 जून 2023 से जो है ये इसे लागू करेगा। देखिए ये जो टैक्स है ना, ये टैक्स जितने भी आपके कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो गई या जो कॉरपोरेशन वाला सेक्टर है उन सब पर लगेगा, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज के जो एक्सट्रैक्शन यानी जो प्राकृतिक संसाधन का निष्कर्षण होता है ना, उस पर नहीं लगेगा ये टैक्स। उसको छोड़ के बाकी जो एक्टिविटीज़ है ना उन सभी पर ये जो टैक्स है वो लगाया जाएगा। 2018 में यूएई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था वैल्यू एडेड टैक्स। जो सामान होते हैं, सर्विसेज होते हैं, उनके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये जो फेडरल कॉरपोरेट टैक्स है ये बिजनेस प्रॉफिट्स के लिए स्टार्ट किया जाएगा, और वो भी कब से, 1 जून 2023 से इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए जो जिस क्वेश्चन से हमें जितना याद रखना है हम उसको उतना ही पढ़ाई करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू लेवी हाउ मच % टैक्स द हाइएस्ट टैक्स बैंड इन द कंट्री ऑन इनकम अराइजिंग आउट ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ डिजिटल एसेट। देखो सरकार ने डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से जो आय होती है ना, उस पर कितना % का टैक्स लगाने का फैसला लिया है, जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स बैंड होगा। तो कितना % लगाने का फैसला किया है? राइट आंसर हो जाएगा 30% इज़ द राइट आंसर। तो देखिए बजट में ही ये जो बात है वो पेश करी गई है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आएंगे, तो उसे हम स्पेशली बजट की वीडियो में डिस्कस करेंगे आप आराम से। तो डिजिटल रुपी को भी इशू किया जाएगा यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो अब ये भी धीरे धीरे इंडिया जो है डिजिटल जो करेंसी है उसकी तरफ भी जा रहा है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आरबीआई के द्वारा डिजिटल रुपये को भी जारी किया जाएगा। एक रिडक्शन हुआ है सरचार्ज ऑन अनलिस्टेड शेयर्स। तो डिडक्शन कितना किया गया है? 28.5% से घटाकर इसको 23% किया गया। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए बजट से रिलेटेड ही है। अमृत काल का संबंध किससे है? तो देखिए अमृत काल जो है ना, उसका मतलब होता है पीरियड फ्रॉम 75 ईयर टू 100 ईयर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये है अमृत काल। इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अक्टूबर 2021 में। तो अमृत काल का मतलब होता है अगले 25 साल, है ना, अगले 25 साल इसका मतलब होता है। तो इसके दौरान द नेशन विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स अटेनिंग रेजोल्यूशन मेड फॉर आत्मनिर्भर भारत। अब देखिए भारत धीरे धीरे हर एक फील्ड में आत्मनिर्भर हो रहा है। तो इसका भी एक तरीके से यही मेन पर्पस है, इसका यही एक मूव है कि हम जितने भी रेजोल्यूशन करें आने वाले टाइम पे जो भी हो, पूरी तरीके से हम आत्मनिर्भर हो सके। तो आत्मनिर्भर भारत की ओर हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो अमृतकाल का मतलब समझ आया, अगले 25 साल जो है इसका वो मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ एक्वायर्ड 5% स्टेक इन पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने भारत के पावर एक्सचेंज में 5% की हिस्सेदारी को एक्वायर किया है? तो कंपनी का नाम है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड। ठीक है, तो इसने खरीदे हैं। अब देखिए जो हमारी इंडिया में ना 2 पावर एक्सचेंज है, एक है PXIL, दूसरा है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। तो ये हमारी कंट्री के 2 पावर एक्सचेंज हो गए। इनमें से अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी विद्युत व्यापार लिमिटेड की, तो इसे एनटीपीसी के द्वारा 2002 में फॉर्म किया गया था एज इट्स सब्सिडरी। ठीक है, तो ये उसकी सब्सिडरी यानी उसकी सहायक कंपनी है ऑफ पावर ट्रेडिंग इन द कंट्री। तो जो बिजली व्यापार की क्षमता का दोहन करने के लिए एनटीपीसी के द्वारा ही इसे 2002 में अपनी सहायक कंपनी के रूप में आपके लिए शामिल किया गया था या फिर इसे ओपन किया गया था। तो इसी कंपनी के द्वारा 5% की इक्विटी एक्वायर करी गई है पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ एड्रेस्ड 30th नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें बताना है कि ये जो महिला आयोग की स्थापना दिवस पे एक कार्यक्रम हुआ था, इस कार्यक्रम को संबोधित किसने किया है? तो राइट आंसर हो गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको संबोधित किया गया।
अब ये जो इवेंट था, ये इवेंट सेलिब्रेट किया गया था, मतलब इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि जो वुमेंस की अलग अलग फील्ड में अचीवमेंट है ना, उसको सेलिब्रेट किया जा सके, उसका जश्न मनाया जा सके। और इस प्रोग्राम की एक थीम रखी गई और उस थीम का नाम है शी द चेंज मेकर। नेशनल कमीशन अगर हम बात करते हैं फॉर वुमेन की, तो इसको 31 जनवरी 1992 में सेटअप किया गया था अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। तो इस एक्ट के दौरान इसकी स्थापना हुई थी और इसी पे एक प्रोग्राम हुआ है जिसको एड्रेस किया नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है सेहत। देखिए यहाँ पे बताना है कि हु हैज़ लॉन्च्ड सेहत, जिसकी फुल फॉर्म है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। तो ये एक मेडिकल टेली कंसल्टेशन सर्विस है सेहत, जिसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके पास है? तो ये मिनिस्ट्री है राजनाथ सिंह जी के पास ही, ध्यान रखिएगा। अब ये जो मेडिकल टेली कंसल्टेशन सर्विस है ना, इसमें देखिए जो भी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल है या उनकी फैमिली है, उनके लिए एक मेडिकल टेली कंसल्टेशन सर्विस है कि वो यहाँ से चिकित्सा के रूप में कोई भी कंसल्ट करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सर्विस है जिसको नाम दिया है सेहत। और इसी में देखो, वैसे ये सर्विस स्टार्ट हो चुकी थी पहले ही, लेकिन इसमें कुछ ऐड ऑन किया है। इसको मई 2021 में ओपन कर दिया गया था, लेकिन फर्दर इसमें कुछ चीज़ों को शामिल किया है, जैसे होम डिलीवरी, सेल्फ पिकअप ऑफ मेडिसिन टू पेशेंट। तो इन सभी चीज़ों को अभी 1 फरवरी 2022 से इंक्लूड किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में आया है। तो याद रखेंगे कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा शुरू किया गया था। अब मैं आपको कुछ नेशनल करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया। इसके अलावा लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा डिजिटल संसद एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की होलोग्राम स्टैचू का अनावरण किया। और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा नीट 3.0 को शुरू किया गया। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इनके द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया गया। तो ऐसे आप बार बार ना रिवाइज करते रहोगे तो आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी न्यू जनरेशन्स वंदे भारत ट्रेन्स विल बी ब्रॉट इन द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर। तो देखिए, अगले 3 वर्षों की अवधि में कितनी नई जनरेशन के जो वंदे भारत ट्रेन है वो लाई जाएंगी। तो ऐसा कहा गया है कि 400 जो ट्रेन्स है वो लाई जाएंगी अगले 3 सालों में। तो ये टारगेट रख लिया कि हम 3 सालों में इतनी सारी ट्रेन्स को ओपन कर देंगे। 5G जो स्पेक्ट्रम है उसकी नीलामी की अनाउंसमेंट भी करी गई। अलग अलग राज्यों में 5 रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है इसको मंजूरी भी दी गई। तो ये सिंपली आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। इसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बिकम द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। देखो, इसमें बोला है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इनमें से कौन सा शहर है जो कि भारत की स्टार्टअप कैपिटल बन गई है। अब याद रखिएगा, स्टार्टअप कैपिटल जो है ना, पहले वो कौन सी थी? पहले थी बेंगलुरु, और बेंगलुरु को रिप्लेस कर दिया है दिल्ली ने। तो अब स्टार्टअप कैपिटल कौन बन गई है? दिल्ली। तो याद रखेंगे, दिल्ली ने बेंगलुरु को भारत के स्टार्टअप राजधानी के रूप में बदल दिया है। 5000 से ज़्यादा यहाँ पे स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। 2019 से लेकर दिसंबर 2021 तक देखें तो दिल्ली में 5000 स्टार्टअप ऐड हुए। वहीं बेंगलौर में इस पीरियड के दौरान 4514 स्टार्टअप ही ऐड हुए हैं एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप सिंपली याद रखेंगे कि स्टार्टअप कैपिटल कौन बन गई है? दिल्ली बन गई। इसके बाद क्वेश्चन है कारगिल वीर हीरो एंड वीर चक्र अवॉर्डी लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ डैश उनका नाम बताना है, जो कि नॉर्दर्न कमांड चीफ के पद से रिटायर हो गए हैं, यानी ये सेवानिवृत्त हुए हैं। तो वीर चक्र इनको मिला हुआ है, कारगिल वॉर हीरो ने कहा जाता है, तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, यहाँ पर इनका नाम है। देखो, इनके द्वारा ना ऑपरेशन विजय
चलाया गया था और एक ऑपरेशन पराक्रम था। तो उसमें 13 JAK राइफल्स की जो कमान थी वो इन्होंने संभाली थी। इनको वीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया और कैप्टन बीर बत्रा ऑफ हिज यूनिट फॉर अवार्डेड परमवीर चक्र। उन्हीं की यूनिट के थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिस पे मूवी भी बनी थी, आपको पता होगा। उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे, YK जोशी इनका नाम है। इन्होंने अपनी ये जो है रिटायर्ड हो गए हैं नॉर्दर्न कमांड चीफ के पद से। इसके बाद है, देखिए बुक का क्वेश्चन है, बुक का नाम है अ बुक टाइटल ऑपरेशन खात्मा। भाई ऑपरेशन खात्मा ये बुक रिलीज हुई है, जिसको लिखा है 2 लोगों के द्वारा। फर्स्ट नेम इज RS गंजू एंड सेकेंड नेम इज अश्विनी भटनागर। तो आपका आंसर हो गया बोथ A एंड B। देखो गंजू, गंजू से गंजा समझ लो ना, तो खात्मा हो गया, यानी उसके बालों का खात्मा हो गया। तो उसके बालों की ना राख बन गई और खात्मा हो गया। तो मतलब राख मतलब ऐश बन गई उसके बालों की, और वो उस खात्मा हो गया और वो गंजू बन गया। अभी बाल चले जाएंगे तो गंजू हो जाएगा इंसान। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। इस बुक, देखो ये जो बुक है ना, तो जम्मू कश्मीर में के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो था, मतलब उसके ऊपर आधारित है, जिसमें 22 टेररिस्ट मारे गए थे। तो इस बुक में उसके बारे में वर्णन किया गया है। अब देखो इंपॉर्टेंट बुक्स को बात करते हैं, तो फियरलेस गवर्नेंस मैंने अभी आपको बताई थी, किरण बेदी जी ने इस बुक को लिखा। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक लिखी रस्किन बॉन्ड ने। द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम, ये बुक लिखी है सुभाष गर्ग ने। और द लीजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा, ये बुक 2 लोगों के द्वारा लिखी गई है, तुहिन ए सिन्हा, और इसमें को ऑथर्ड रही हैं अंकिता वर्मा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक एंड पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हैव लॉन्च्ड co-branded क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखो कौन सा बैंक है और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, इन्होंने पार्टनरशिप करी है। इन्होंने मतलब मिलके एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया और उस क्रेडिट कार्ड के लिए इन्होंने NPCI के साथ पार्टनरशिप करी है। तो बैंक का नाम है PNB, यानी पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है ना, ये ऑफर करेगा NPCI रुपए प्लेटफॉर्म पर, और ये 2 वेरिएंट में अवेलेबल है। एक जो इसका वेरिएंट है वो है PNB रुपए प्लैटिनम, सेकंड है PNB रुपए सिलेक्ट। तो दे ऑल्सो कम, इसमें आपको कई सारे अट्रैक्टिव इंश्योरेंस कवर भी मिलेंगे, जैसे 2 लाख रुपीज़ का, 10 लाख रुपीज़ का। तो काफ़ी अलग अलग दोनों जो वेरिएंट है उसके बेनिफिट्स होंगे। बैंक का नाम है PNB, सेकंड पतंजलि आयुर्वेद, और किसके साथ पार्टनरशिप करी है, NPCI के साथ करी है। अब PNB की बात आती है तो 1894 में स्थापना हुई, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अतुल कुमार गोयल है MD CEO, और इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। अगला क्वेश्चन देखिए है, हु which bank launched Surya Shakti Cell to process all the loan application for solar projects। तो जितने भी सोलर प्रोजेक्ट के लिए लोन की एप्लीकेशन होती है उसी को प्रोसेस करने के लिए कौन से बैंक ने सूर्य शक्ति सेल को लॉन्च किया है। आंसर हो गया फ्रेंड SBI। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब ये जो सेल है ना, ये प्रोसेस किया करेगा जितने भी लोन एप्लीकेशंस आती हैं सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसकी कैपेसिटी होगी 1 मेगावाट की। तो इतनी कैपेसिटी के जो भी सोलर प्रोजेक्ट हैं उन पर लोन को पूरा किया जाएगा। और जो भी देखिए व्यवसायिक संस्थाओं के साथ साथ घरों के लिए भी अगर आपको सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं तो उस पर भी लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा। SBI ऑफर करेगा कंप्लीट सॉल्यूशन एट अ कॉम्पिटिटिव रेट्स फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स। तो ये आपको याद रखना है कि इसको किसने लॉन्च किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। अच्छा, अभी आपको याद होगा कि ओयो ने रजनीश कुमार को अपॉइंट किया एज अ चेयरमैन स्ट्रेटेजिक ग्रुप एडवाइज़र के पद पे, और रजनीश कुमार जो है ना ये फॉर्मर चेयरमैन रही हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ बैंकिंग न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। जैसे सिटी यूनियन बैंक ने अभी लॉन्च किया एक फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड, और इसके लिए GOQI के साथ टाई अप किया। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को शुरू किया। पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया मोस्ट प्रीफर्ड UPI बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया।
इंडसलैंड बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट को लॉन्च किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग करंट अफेयर्स है, रिवाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021। तो ये जो पुरस्कार है किसने जीता है, तो इंडियन मेंस हॉकी टीम के प्लेयर हैं PR श्रीजेश, जिन्होंने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है 2021 के लिए। देखिए ये सेकंड इंडियन है जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है। इससे पहले सिर्फ रानी रामपाल हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता था 2020 में। देखिए इंडियन वुमेन हॉकी टीम के जो कैप्टन है रानी रामपाल, जो पहली इंडियन बनी जिनको इस ऑनर से सम्मानित किया गया था उनकी 2019 की परफॉर्मेंस को देख के। ठीक है, तो PR श्रीजेश दूसरे नंबर के भारतीय बनी है जिनको ये पुरस्कार मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टीम हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। भाई कौन सा पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न बन गई है। यूनिकॉर्न कोई एनिमल नहीं है, देखिए कंपनी जिसका आप कह लो कि टर्नओवर कह लो या काफ़ी उसका जो ट्रेडिंग है, मार्केट ट्रेडिंग है, वो पूरी बहुत अप होती है। ठीक है, तो वही यूनिकॉर्न बन जाती है। तो देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है चेन्नई सुपर किंग, जिसने लास्ट टाइम का जो IPL है उसका टाइटल भी जीता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। CSK देखिए फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बना है विद इट्स मार्केट कैप, और इसने टच कर लिया है 7,600 करोड़ रुपए के मार्केट को, और बन गई है ये पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। इसके बाद है हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द 2022 उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो इस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है उन्नति हुड्डा और स्मित तोशनीवाल ने। तो राइट आंसर हो गया बोथ A and B इज़ दी करेक्ट आंसर। तो इन्होंने तो जीता है देखिए वुमेंस में, ओके वुमेन सिंगल्स में इन्होंने टाइटल जीता है। वहीं अगर हम बात करते हैं मेंस में, तो ध्यान रखेंगे प्रियांशु रजावत इन मेंस में इंडिया के किरण जोश ने, ये यहाँ पे गलत वो हो गया है हाईलाइट, तो किरण जोश ने प्रियांशु रजावत को हराकर मेंस सिंगल का टाइटल जीता है। अब देखो उन्नति हुड्डा से एक बात ध्यान रखिएगा, ये इस टूर्नामेंट में सबसे यंगेस्ट इंडियन थी और इसका वेन्यू था जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम जो कि कटक उड़ीसा में है। अगला देखिए स्पोर्ट्स कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि देखिए 6 नंबर का जो पैन एम वुमेंस कप हॉकी चैम्पियनशिप हुई थी उसमें अर्जेंटीना ने चिले को हराया था। इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ जिसमें राफेल नदाल ने डेनियल मेडवेडेव को हराकर जीता मेन सिंगल का टाइटल, और वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था एशले बार्टी ने। इसके बाद देखिए PV सिंधु ने सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीता है। ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के क्वेश्चंस। चलिए अब एक नज़र रिवीजन पे डालते हैं। पहला योगा फेस्टिवल कौन से देश में इसका भी हाल ही में आयोजन किया गया, तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। अगला है कौन सी कंपनी ने फिकी के साथ पार्टनरशिप करी है, राइट आंसर इज मेटा। नेक्स्ट इज पद्मश्री अवॉर्डी बाबा इकबाल सिंह, उनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये क्या थे, एक सोशल वर्कर थे। इसके बाद है जनवरी 2022 में चेल्सी क्रिस्ट का निधन हुआ, उन्हें 2019 में मिस नॉर्थ कैरोलिना USA का खिताब जीता। नेक्स्ट इज स्पुतिक गस्टर, इसका संबंध कौन से स्टेट से है या UT से है, तो लद्दाख का ये फेस्टिवल है जो कि यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को ओपन किया जाएगा, तो आंसर हो गया गुरुग्राम में। अगला है कौन सा स्टेट हाईएस्ट नंबर ऑफ SC एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पर, तो राइट आंसर इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, राइट आंसर इज ऋतिक रोशन। इसके बाद है फियरलेस गवर्नेंस, ये बुक किसने लिखी है, डॉक्टर किरण वेदी ने। नेक्स्ट है विच कंपनी लॉन्च्ड एन इंटेलिजेंट मैसेंजर कॉल्ड पॉप, इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, पेटीएम मनी ने इसे लॉन्च किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, एशले बार्टी ने जीता। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सारे क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था नेशनल हेल्थ मिशन ने निरामय प्रोजेक्ट को कहाँ शुरू किया, गुजरात इज द करेक्ट आंसर।
सॉरी, निरामे प्रोजेक्ट गुजरात में नहीं शुरू किया गया था फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर होगा है असम में इसको शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे, शिल्पा का आंसर सही है, असम में इसको शुरू किया गया। 73rd नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने उनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। बिल्कुल करेक्ट आपके आंसर है। तो प्रिया, आपका एक आंसर आप प्लीज़ सही करिएगा, असम इज़ द राइट आंसर। एंड शिल्पा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी सभी जिन्होंने असम किया था उन सभी का आंसर बिल्कुल सही था। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस पे देखते हैं। सबसे पहला देखिए, सतरिया ये क्लासिकल डांस फॉर्म है कौन से स्टेट का, तो ये हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया का पहला जेनेटिक बैंक फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इसे कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। तो इन चार ऑप्शंस में से आप अपना सही आंसर ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को यहीं पे एंड अप करते हैं। इसी तरीके से आप डेली अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं दैन उसको रिवाइज करते हैं तो ये जो पोर्शन है वो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।